हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं स्टडी कैसे करता हूं, मेरा रूटीन क्या है स्टडी करने का। और जैसे कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आपको N5 और N4 के लिए कैसे प्लान करनी चाहिए स्टडीज़, N3 और N2 के लिए कैसे प्लान करनी चाहिए, उनका सिलेबस कितना कितना अमाउंट का होता है और उसको करने के लिए आपको कैसे डिवाइड करना चाहिए, उसको टाइम वाइज कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी फेब्रुअरी चल रहा है, तो आपके पास कितने मंथ्स हैं JLPT के लिए? फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक, आपके पास 5 मंथ्स हैं। तो इन 5 मंथ्स को आप कैसे एडजस्ट करोगे? अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, आपको रिविजन्स करनी है, आपको सैम्पल पेपर करना है, तो कितनी ही सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। और मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली आप देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। ये दो चीज़ें मैंने लगा रखी हैं, ये है और एक ये है। ठीक, आप देख पा रहे होंगे। अच्छा, ये दो चीज़ें नहीं होंगी आपके पास तो आप अपनी जो मिशन है, आपका गोल है, उसको अकम्प्लिश कर ही नहीं पाओगे यार, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखोगे, ये 27, 28, 29, 30 ये लिख रखा है, ये डेट्स हैं। ठीक, ये 1 फरवरी यहाँ से स्टार्ट होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 19 फरवरी तक जाता है यहाँ तक। ठीक, अब इसके पास क्या लिख लिख के रखा है? 1111, 2222, और ये सब लिख रखा है 4444, 5555, 6666, 111, फिर से स्टार्ट हो गया। ठीक, ये क्या है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक, ये जो पूरा ग्रुप है 6 तक, ये पहले वीक का है। ये पूरा 6 तक ये दूसरे वीक का है। संडे को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये तीसरे वीक का है, ये चौथे वीक का है, इसलिए 111 से लेके 666 तक ये पूरी लाइन जाती है। ठीक, अब है क्या यहाँ पे? देखो मैंने लिखा है VKGD। अगर ऊपर वाली स्लिप में देखोगे, एक छोटी सी स्लिप लगा रखी है, VKGDPY। V फॉर वोकेबलरी, K फॉर कांजी, G फॉर ग्रामर, D फॉर दोक्का एंड PY फॉर पाइथन। मैं पाइथन लैंग्वेज सीख रहा हूँ तो उसके बारे में लिखा है। तो ये सारा का सारा आपका डिटेल्स है। तो यहाँ पे V वोकैब, कांजी, ग्रामर और दोक्का। वोकैब का फर्स्ट चैप्टर, कांजी का फर्स्ट चैप्टर, ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है, दोक्का का ये मैंने क्रॉस कर रखा है, इसका मतलब मैंने कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, फिर ग्रुप वीक 2 में अभी तक मैंने ये वोकैब और कांजी तो कर लिया, ग्रामर और दोकाई का मैंने नहीं किया अभी तक, तो उसको मैंने क्रॉस नहीं किया। तो ये इस तरीके से आपका ये शेड्यूल रहेगा। ठीक, इसको बना लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कब किस दिन को आप कौन सा चैप्टर करोगे, ये नहीं पता होगा तो भाई नहीं हो पाता। पहले से डिसाइड करके रखना पड़ता है। अब ये देखो, नीचे जो है मेरा पूरा दिन का शेड्यूल है। ये पूरा महीने का शेड्यूल हो गया यहाँ पे कि क्या क्या हर रोज़ करना है। ये एक दिन का शेड्यूल है कि मुझे क्या करना है। 6:30 बजे उठना है, फिर 8 बजे मुझे वो कैब और कांजी करनी है 1 घंटे के लिए। फिर 11 बजे मुझे वो ग्रामर अच्छा, इसी के बीच में ग्रामर और ग्रामर का नहीं है, इसको 2 घंटे लिखा हुआ है बट इतने नहीं लगते हैं। यूट्यूब इसलिए लिखा है ये YT यूट्यूब, कि अगर ग्रामर में कोई दिक्कत होगी तो यूट्यूब पे सर्च मारो या फिर वेबसाइट में सर्च मारो, आपको मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। फिर टी ब्रेक है, फिर यहाँ पे दो का इधर करता हूँ ग्रामर के बाद, और फिर लंच है, फिर जिम जाना है 3 से 4:30, 5 से 6:30 होमवर्क चेक करना है, क्लास है। फिर 7 से 8 बजे डिनर करना है, होमवर्क चेक करना है, 8 से 9:30 तक क्लास है, एंड 9:30 से 10 बजे तक दूध। ओके, मिल्क। सो ये जस्ट एक रिलैक्सिंग टाइम होता है। फिर 10 बजे से 10:40 तक मुझे पाइथन लर्न करनी है, और 10:40 से 11:30 तक मुझे बुक रीड करनी है, और फिर सो जाना है। तो ये आपका पूरा का पूरा शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। आप देख रहे हो, जापानीज़ को मैंने पहले हाफ में कर लिया मॉर्निंग में, वो क्या कांजी, ग्रामर, दो कई सब मैंने पहले ही कर लिया सारे पोर्शन में। तो अगर ये नहीं है आपके पास तो दिक्कत हो जाएगी। एक तो आपको पूरा मंथ का शेड्यूल होना चाहिए आपके पास। ये यहाँ पे लिख रखा है कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ईच चैप्टर, मतलब ऐसा नहीं मैंने डेट्स लिख के ख़त्म कर दिया, पूरा एक एक चैप्टर लिखा हुआ है कि ये चैप्टर कंप्लीट करना है। देन आपका डेली रूटीन शेड्यूल होना चाहिए, कितने क्या कर रहे हो आप, अपने टाइम को कैसे कंज्यूम कर रहे हो दिन में। ठीक, ओके। नाउ अब बारी आती है जो मैंने आपको बताया, इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है। ठीक, वोकैब से स्टार्टिंग होती है हमेशा। आज मैं कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 5, सेकेंड वीक का चैप्टर नंबर 5, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैं क्रॉस करूँगा अभी उसको जब मैं इसको फिनिश कर दूँगा। ठीक, ओके। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो फर्स्ट 2 मंथ्स हैं उनमें मैं सिर्फ सिलेबस कवर कर रहा हूँ, सिलेबस कवरिंग फेस कह सकते हो उसको। ठीक, इसमें मैं अपने माइंड पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देता, मुझे याद हो ना हो कोई टेंशन नहीं है, मुझे एक बार रिटर्न वर्क अपना कंप्लीट करना है।
ठीक। उसके बाद मैंने शेड्यूल कर रखा है कि अप्रैल में करना है मुझे रिवीजन, मई में करना है रिवीजन, जून में करना है रिवीजन प्लस सैम्पल पेपर्स, देन जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता ही दिया था। ओके, सो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि वोकैब कैसे करता हूँ, प्रैक्टिकल वे कैसा है। तो ये जैसे मैंने 5th चैप्टर आपको बताया, अभी 5th चैप्टर दोना योसु, और ये रहा आपका सारे का सारा वोकैब, यहीं तक लिखी है अभी तक, मैंने अभी लिख ही रहा था। कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से लिख रहा हूँ। ठीक, ये रहा आपका जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बुक में। हाँ, सो ये है 5th दोना योसु। तो इसकी मैंने यहाँ पे जो भी वोकैबुलरी दे रखी है ये मैंने लिखी है इधर। अभी और लिखूँगा, मैं आपको बताऊँगा कैसे लिखूँगा यहाँ पे। हाँ, और मेरे पास ये जो बुक है, मेरे पास बुक भी पड़ी है, ये रही बुक, बट इसमें थोड़े वर्ड्स ऐसे क्लियर नहीं दिख रहे थे, तो मैंने अपना लैपटॉप को यूज़ किया इसको करने के लिए। अच्छा, तो वोकैब लिखनी कैसे है, इस ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लिखना कैसे। अच्छा, मैं एक ऐप यूज़ करता हूँ, ये ऐप मैं डिक्शनरी की यूज़ करता हूँ, JSHO। अगर आप सर्च करोगे प्ले स्टोर पे तो मिल जाएगी आपको। और बहुत और भी अच्छी अच्छी हैं। देखो मुझे ये थोड़ी मतलब पहले पता चल गया तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, मेरी आदत पड़ चुकी है इसको यूज़ करने की। बट आप और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ताको बातो नाम की एक डिक्शनरी है, वो काफ़ी यूज़ होती है आजकल। उसमें सेंटेंसेस भी बताता है, इसमें सेंटेंस नहीं बताता। बट इसको मैं यार यूज़ करता हूँ सिर्फ कांजी को देखने के लिए। कैसे मैं यूज़ करूँगा मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ये जो लास्ट वर्ड लिखा है, अब इसको इसके आगे लिखना शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छा, रेड पोर्शन में मैं लिखता हूँ जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, वोकैबुलरी है। बाकी जो है उसको मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ। यस, सो जैसे कि आप देख रहे होंगे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और सारी की सारी वोकैबुलरी आपको लिखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे देखो, मैं एक कांजी भूल गया था तो मैंने उस डिक्शनरी ऐप पे जाके उस कांजी को सर्च किया और दोबारा से उसको लिख दिया। बहुत सारी कांजी होती हैं जो आपको लिखने नहीं आती है, बट हाँ ऐसे आप हेल्प ले सकते हो डिक्शनरी ऐप की। सो आपने जैसे देखा कि मैं ऐसे वोकैबुलरी लिखता हूँ। अब इसको पूरा कंप्लीट करूँगा मैं, पूरा जैसे चैप्टर होता है। और फिर वन मोर थिंग, यहाँ पे मैं आपको क्रॉस करूँगा, दिखाता हूँ। आज है 5th डेट, और मैं ये 4th चैप्टर तो मैं कब का कर चुका हूँ, आज मैंने 5th कर दिया। इसका मतलब मैं एडवांस में चल रहा हूँ। मतलब वोकैब का चैप्टर मेरा 5 को जो होना था वो मैंने मतलब 6 वाला कर दिया 5 को। तो मैं एडवांस में चल रहा हूँ, कल मैं करूँगा ये वाला। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। वोकैबुलरी का आपने देख लिया है। अब आते हैं कांजी के ऊपर। कांजी कैसे करते हैं, जो सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है। ओके, आप रफली देख सकते हो, ऐसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैं दिखाऊंगा अभी कि कैसे कैसे करता हूँ। ये यहाँ से हम प्रैक्टिस करेंगे जो जो वर्ड्स लिखे होते हैं। और हाँ, कांजी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, वोकैब और ग्रामर में इतना नहीं लगता है जितना कांजी में लगता है। ओके, अभी देखिए मैं कैसे इसको ड्रॉ वगैरह करता हूँ। कांजी को ड्रॉ करते टाइम पे आप अपनी डिक्शनरी ऐप को ओपन रखिए, या फिर ऐसा कोई मटेरियल जिससे कांजी के जो स्टेप्स होते हैं उनका पता चलता रहे कि कैसे करेक्टली आपको कांजी लिखनी है। ठीक, मैं एक एक कांजी को 3 to 4 टाइम्स लिखता हूँ, बिकॉज जो भी हम अभी N1 में पढ़ते हैं वर्ड्स, आपको एक बात बता देता हूँ, जो भी आप N1 में वर्ड्स पढ़ रहे हो ये सारे के सारे आप N2 N3 N4 N5 में पढ़ चुके हो। अब आप क्या कर रहे हो, जो आपने वोकैबुलरी पढ़ी थी उसकी अब कांजी सीख रहे हो। तो बहुत ही ईजी होता है उस वर्ड्स को याद करना, बिकॉज आपको पहले से नॉन होते हैं, बट कांजी आपको याद नहीं होगी। तो कांजी यहाँ पे याद करने के लिए पहले तो ड्रॉ करना ज़रूरी है। अगर आप N5 N4 में है तो अब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप 30 टाइम्स 30 बार ड्रॉ करके लिखिए। अगर आप N3 N2 में है तो आप 3-4 बार भी ड्रॉ करोगे तो आपका काम हो जाएगा। सो इस तरीके से होगी आपकी कांजी। मैं एक एक कांजी को लिख के देखता हूँ। मैं इस लेवल तक पहुँच चुका हूँ कि यार मुझे 1-2 बार लिखने की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर आप N4 N5 या फिर N3 में हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ एटलीस्ट 30 टाइम आप लिखो। मैं तो अपने स्टूडेंट से 30 टाइम लिखवाता हूँ, तभी जाके उनको पता चलेगा। ठीक, सो ये था आपका कांजी का। अब नेक्स्ट आते हैं हम ग्रामर पे। सो ग्रामर में मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं ये चैप्टर करने वाला हूँ, ठीक, यहाँ पे है, तो इसको मैं कैसे नोट डाउन करूँगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो ये बुक है, और राइट साइड पे जो ये दिया हुआ है, सबसे पहले इसको नोट डाउन करते हैं, बिकॉज ये
कंजुगेशन बताता है कि कैसे कनेक्ट करना है, फिर ये सारे के सारे सेंटेंस लिखे जाते हैं। ठीक, तो अभी मैं फर्स्ट सेंटेंस यहाँ से लिखने वाला हूँ। सो मैं अभी लिखने वाला हूँ सेंटेंस, जैसे यहाँ पे। हाँ, वन मोर थिंग कि मैं जब सेंटेंस लिखता हूँ तो मैं कांजी पूरी की पूरी ड्रॉ करता ही हूँ। ठीक, जैसे ये है बोकू की कांजी, अब मुझे ये यहाँ पे भूल गई, अब फिर मैं क्या करूँगा, डिक्शनरी देखूंगा, क्योंकि हर कांजी आपको याद नहीं रह सकती है। एटलीस्ट आपको पहचान में आ जाए तो वही बहुत है। बोकू, ये रही 3 1 2, ओके। नेक्स्ट, बोकू नो माई गात्सु नो जुकाई, इसकी कांजी कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे मुझे कांजी भूल गई, तो मैंने क्या किया, डिक्शनरी ऐप पे खोला, कांजी लिख दी। देखो ग्रामर पैटर्न्स, लाइंस लिखनी है, और लाइंस लिखते टाइम भी मैं कांजी को स्टॉप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है ना, आपको अगर सेंटेंसेस में आप कर लोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। सो ये था मेरा ग्रामर का। देखो मैं कांजी स्किप नहीं करता हूँ, मैं कांजी यहीं पे लिख देता हूँ, और इस यहाँ पे लिखने का क्या मीनिंग है कि मुझे वो कांजी याद हो जाएगी, मतलब मेरे माइंड में रह जाएगी वो। अगर मैं कांजी के बिना लिखूंगा, मैं हिरागाना में अकेला लिखता रहूँगा, तो फिर मुझे कांजी दोबारा से बाद में पढ़नी पड़ेगी। और इवन मेरा लेवल जो है एंड का लेवल है, तो यार इतनी तो शर्म होनी चाहिए ना कि यार कांजी में लिखो, तुम क्यों अभी हिरागाना में लिखोगे हैं। सो ये था हमारा ग्रामर का। एक लास्ट चीज़ बची है दोक्काई, अभी उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। ये है हमारी बुक दोक्काई की। अब दोक्काई में क्या है कि मैं जब N2 में था तो मैंने दोक्काई की बुक पहले से ही कवर करके रख ली थी, मतलब मैंने ये बुक पूरी कवर करी हुई है N1 की, N2 में ही दोक्काई की। सो आप समझ सकते हो कि आपको एडवांस में स्टडी करनी पड़ती है अगर आपको कोई लेवल क्लियर करना होता है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मेरा रिवीजन चल रहा है, और रिवीजन मैं कैसे करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, या फिर अगर स्टडी भी करनी हो तो ऐसे कर सकते हो। आज मैं हूँ 5th चैप्टर पे। ये चैप्टर है, इसमें क्या होता है कि ये एक कुछ दिया होता है, काफ़ी सारे सेंटेंसेस लिखे होते हैं एज ए पैराग्राफ, और ऊपर यहाँ पे देखोगे जो ऊपर पोर्शन है वहाँ पे कुछ छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिखा होता है, या फिर न्यू वर्ड्स जो भी यूज़ होने वाले होते हैं वो लिखे होते हैं। तो पहले वो पढ़ के हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे, नीचे जो भी लिखा है। अच्छा, तो पहला एक सेंटेंस पढ़ के देखते हैं कि क्या है। इजीमे दे जीसात्सु सुरु कोदोमो नो काजु वा गेंशो शिनाई डैश फुएरु केहाई साए कांजी रारेरु। ओके, देन केहाई नान तो नाको खांजी रारेरु योसु। अब देखो मैं सिंपल सी बात बताऊं, ये सारी लाइन का मुझे मीनिंग पता है कि क्या है। ठीक, एक्सप्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट मुझे पता है कि क्या है। क्यों पता है? बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा लिसनिंग कर चुका हूँ, और जैसी मैंने इतनी ज़्यादा लिसनिंग करी हुई है कि देखो लिसनिंग का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, आप नहीं करते हो तो आप मिस कर रहे हो। मैं हर रोज़ लगभग 1 घंटा कर ही लेता हूँ, लिखा हुआ मैंने 30 मिनट्स है करने को, बट मैं 1 घंटा कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इतने सारी वो क्या है, इतने सारे एक्सप्रेशंस पता चलते हैं कि मुझे कभी दिक्कत ही नहीं आई इनको पहचानने में। अब ये जो पूरी लाइन लिखी हुई है, इसमें बेशक हमने पढ़े भी ना हो अभी ग्रामर पैटर्न, मुझे आते हैं यार, क्योंकि मैंने सुने हुए हैं पहले से, मुझे पता है ये वर्ड मैंने सुना हुआ है। ठीक, ये जो वर्ड है साए, साए लिखा हुआ है यहाँ पे, साए कांजी रारेरू, तो ये पता है मुझे, इनका यूज़ कैसे किया था एनीमे में या फिर ड्रामा में मुझे पता है। तो ये एक सीक्रेट है यार, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, इसको फॉलो कर लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। ये पूरे लाइन का मीनिंग आपको समझ आ जाएगा, आप बेशक आप किसी को बता ना पाओ कि मीनिंग क्या है, बट आपको समझ आ जाएगा। ओके, देखते हैं क्या। डैश नी हायरू तेकी तो ना को तो बावा दोचिरा सोरे निश्तेवा सोरे दो कोरो का, ये जो सोरे दो कोरो का। सो मेरा गैस है कि सोरे दो कोरो का आएगा। ठीक, और मेरा गैस गलत भी हो सकता है, बिकॉज मैं कोई मास्टर नहीं हूँ इसमें। अब मैं देखूंगा कि अगर मेरा, देखो अगर मेरा ये सही हुआ तो ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट है। अगर मेरा गलत हुआ तो और ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। फिर मैं सोचूंगा कि यार ये गलत क्यों हो गया, ये गलत क्यों हो गया, ये गलती अभी क्यों हो गई। अब ये गलती हो गई तो नेक्स्ट टाइम मैं याद रखूंगा कि यहाँ पे मेरे को यही पैटर्न यूज़ करना है, और मतलब फिर आपका
एक बेसिक क्लियर हो जाते हैं कि हाँ आपकी गलती हो रही है तो कहाँ पे हो रही है और कहाँ कहाँ पे हो सकती है। ठीक, तो चलो चेक करते हैं। ये फर्स्ट वीक का 5th का सेकंड इज़ द राइट ना, फर्स्ट का सेकंड आंसर आएगा, तो मेरा आंसर ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको रीड करता हूँ ये पूरे लाइन को, और जो भी दिया होता है, इवन N1 की जो बुक है सोमाटोमा की, मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि ये बुक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड है, और इवन N2 की बुक इससे ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है, मेरे को ज़्यादा हार्ड लगती है। तो आई रिकमेंड कि अगर N1 को पढ़ना है दोकाई को, देन गो विद शिनकानसेन मास्टर या फिर स्पीड मास्टर या फिर ट्राई की बुक कर लो। ठीक, तो देखो मैं भी 2-2 बुक्स करता हूँ दोकाई के लिए। इवन मैं 2 बोल रहा हूँ, मैं कर लूँगा एक आधी और, कहीं से भी मुझे मिले मैं कर लूँगा। तो ये होता है दोकाई का। मैंने इस वीडियो में आपको क्या बताया है कि स्टडी मैं कैसे करता हूँ। ठीक, फर्स्ट वो कैब से शुरू होती है, फिर कांजी, फिर ग्रामर एंड फिर दोकाई। वो कैब इज इजी, आपको राइट डाउन करना है, थोड़ा थोड़ा मीनिंग्स देखते रहने हैं साथ में। उससे क्या होगा, थोड़ा सा माइंड में रहेगा कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा हुआ था, याद नहीं होगा मुझे कुछ भी। देखो याद नहीं करना, मैं याद नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट राइटिंग कर रहा हूँ। मेरा जो फर्स्ट फेस है सिलेबस कंप्लीशन का वो चल रहा है। तो जब मैं इन सबको लिख लूँगा, ठीक, मेरे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब मेरा राइटिंग वर्क कंप्लीट हो गया, मेरे हाथों को पता है कि मैंने ये चीज़ लिखी है। और जब आप लिखते हो कुछ तो एक मेमोरी होती है आपकी बॉडी के हर पार्ट की। ठीक, मेरे हैंड्स को पता है कि ये वर्ड मैंने लिखा हुआ है, मेरे माइंड में पता है कि जब मैंने ये वर्ड लिखा था मेरे उस वर्ड का मीनिंग ये कुछ था। ठीक, रफ गेस आप कह सकते हो कि हाँ ऐसा होता है। फेब में और मार्च में सिलेबस कंप्लीट, मई में आपका रिवीजन होगा फर्स्ट टाइम, जिसमें मैं अपने आप को फिर से प्रेशर नहीं दूंगा इतना ज़्यादा अपने माइंड को। मैं क्या करूँगा, मैं रिमेंबर करूँगा, चैप्टर वाइज चलता जाऊँगा। बेशक मुझे चीज़ें भूलेंगी, जो पहले चैप्टर्स हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, चलता जाऊँगा। एक बार कंप्लीट कर लिया, देन सेकेंड टाइम मैं कंप्लीट करूँगा दोबारा से। जब मैं सेकेंड टाइम करूँगा पहले चैप्टर से लेके लास्ट तक, तब मेरे को चीज़ें ज़्यादा रिटेन होंगी मेरे माइंड में, मेरी मेमोरी में वो चीज़ें आ जाएंगी। और बेशक उस टाइम पे भी मैं 70% वोकेबलरी याद रख पाऊंगा, बाकी मेरे को भी याद नहीं होगी। ठीक, फिर दोबारा आएंगे थर्ड टाइम जब मैं रिवीजन करूंगा, देन मैं अपने आप को बोल सकता हूं कि मैंने स्टडी करी है। फर्स्ट सेकंड टाइम रिवीजन में स्टडी नहीं होती, थर्ड टाइम तक करना पड़ता है, फिर जाके आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग हो जाएगी। देखो मैंने प्रेशर नहीं दिया, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि यार रट्टा लगा रहा हूँ, यार सो रहे नहीं ऐसे 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 करके मैं रट्टा नहीं लगा रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ रिवीजन, पूरा कंप्लीट रिवीजन। क्या, फिर दोबारा हो, फिर कंप्लीट, फिर दोबारा हो, फिर कंप्लीट करो। इससे क्या होता है, आप पे टेंशन कम होती है और सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद आपको याद भी हो जाता है। तो ये थी मेरी एक स्ट्रेटजी। बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा है, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी आपके कोई सजेशंस हो तो मुझे प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में। मैंने अपने आप को सारा रिवील कर दिया है आपके सामने कि कैसे मैं स्टडी करता हूं, मेरे सारे सीक्रेट्स। आप इसको कॉपी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार जस्ट ऐसे ही देख देख के स्टडी हो जाती है, नहीं होती, एक एक चीज नोट डाउन करनी होती है। ठीक, मैं N1 का होके ये कांजी को लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहा हूं। ठीक, लिख लिख के एक कांजी को 10 टाइम्स लिख लिख के मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। हेरा, और ठीक है, जो बोलते हैं कि हाँ यार कांजी को लिखने की जरूरत नहीं है, तो भाई उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, मेरे अपने तरीके हैं, मेरी अपनी लाइफ है ना। तो मैं जैसा भी चाहूँ फॉलो करूँ। तो आपकी अपनी लाइफ है, आप मेरे वाला तरीका फॉलो करो या फिर उनके वाला तरीका फॉलो करो, डजेंट मैटर। एट द एंड आपको आना चाहिए। ठीक, आपको आना चाहिए। सो हार्डवर्क करना पड़ता है। देखो ये जो बुक मैंने आपको दिखाई, जिसपे मैंने लिखा है, इसी बुक में मैंने N2 के पैटर्न्स भी लिखे हैं, अगर मैं आपको बताऊं। ठीक, अभी N1 के दिखाए थे मैंने आपको, एक बार मैं N2 के भी बता दूं। ये जो लिखे हुए हैं ये N2 के हैं सारे के सारे, और इसमें मैंने लगभग आई थिंक 191 पैटर्न्स लिखे हुए हैं। इधर 191 उल्टा दिख रहा होगा आपको। ऐसा मैंने रिटन वर्क पहले भी किया है N2 में, मैंने N3 में भी रिटन वर्क किया है, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं तब तक नहीं आएगा आपको। इवन वोकैब भी लिखी हुई है N2 की इसी बुक में, ये ज़्यादा बड़ी थी तो मैंने हाफ कर दिया। N2 का भी इसमें हो गया, N1 का भी इधर ही कर रहा हूँ। तो
देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मैं कर रहा हूं आपके सामने, तो समझो आपको भी करनी पड़ेगी। ऐसे ही तुक्के मार के कुछ नहीं हो जाएगा। और आप सबके पास ये तो होना ही चाहिए, ठीक, ये जो शेड्यूल है आपका मंथ में क्या क्या होना डिसाइडेड है, और आपका ये डे में क्या क्या करते हो। मैंने कुछ थॉट्स वगैरह लिख रखे हैं यहाँ पे, मेरी बहुत कुछ लिख रखा है, ठीक, उसको इग्नोर करते हुए सो टाइम दो। और देखो मुझे लगभग लग जाते हैं 2.5 से 3 घंटे इस काम को करते हुए, बिकॉज मेरा काम थोड़ा ज़्यादा रहता है और मुझे कांजी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक कांजी में, एक चैप्टर में बहुत ज़्यादा कांजी है, आपको शायद इससे कम लगेगा टाइम। ठीक, राइट डाउन ही करना है, उसका मीनिंग आपको थोड़ा सा देख लेना है कि है क्या, बस काम आपका ख़त्म हो जाएगा। आपके कोई सजेशंस हो आगे, आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो, कौन सी वीडियो देखना चाहते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पे, उस पर आके मुझे फॉलो करिए, मैं वहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स देता रहता हूँ। ठीक, ये जो सब शेड्यूल वगैरह है, इनकी रील्स वहाँ पे आती रहती हैं कि क्या शेड्यूल है, अभी क्या कर रहा हूँ, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, एक मोटिवेटेड रहोगे कि अगर एक मेरे जैसा पढ़ रहा है जापानीज लैंग्वेज को, तो आपको भी पढ़ना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करिए और मुझे सपोर्ट करिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। अरे हाँ, ये बताना तो मैं भूल ही गया कि मैं स्पीकिंग और लिसनिंग का कैसे करता हूँ। सो वन थिंग कि मैं लिसनिंग हर रोज़ करता हूँ। लिसनिंग जैसे कि एनीमे या फिर कोई जापानीज़ में कुछ देख लिया, ठीक, एनीमे मेरा हर रोज़ का काम है, मतलब जहाँ या फिर एनीमे हो गया या फिर कोई ड्रामा हो गया, ठीक है, मेरा डेली का काम है। और मुझे आदत है, जो कि नहीं होनी चाहिए नॉर्मली, लंच करते टाइम पे मैं एनीमे देखता हूँ, डिनर करते टाइम पे मेरा स्क्रीन पे एनीमे प्ले होता है या फिर कुछ जापानीज़ में प्ले होता है। सो स्पीकिंग के लिए क्या करता हूँ मैं कि मैं हेलो टॉक पे कभी कभी ज्वाइन कर लेता हूँ, ग्रुप्स वगैरह, फिर वहाँ पे कोई ना कोई बात हो रही होती है तो उसके बारे में ओपिनियन अपने देना, ये सब चलता रहता है। ठीक, आपके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि 30 to 40 मिनट्स आपका लिसनिंग का होना ही चाहिए। देखो लिसनिंग बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। आपको लगेगा कि यार लिसनिंग से क्या हो जाएगा, ना, होता ही लिसनिंग से है। मैंने पहले भी एक स्टोरी सुनाई थी कि जब बच्चे होते हैं तो बच्चों को पहले लिखना नहीं सिखाया जाता, उनको बोलना सिखाया जाता। क्यों? क्योंकि जब वो सुनते हैं किसी चीज़ को, मम्मी बोलते कि ये रिपीट कर, ये, तो वो पीछे पीछे रिपीट करता है बच्चा। तो पहले लिसनिंग आती है, और इसीलिए लिसनिंग की इतनी इंपॉर्टेंस है कि आप बिना पढ़े भी लैंग्वेज को बोल सकते हो। तो लिसनिंग इज़ मस्ट। और स्पीकिंग के लिए आप थोड़ा टाइम निकालिए अपनी लाइफ में से, स्पीकिंग के लिए टाइम देना पड़ेगा। आफ्टर ऑल स्पीकिंग नहीं आएगी तो कुछ भी नहीं आएगा ना। हाँ,